मैं तो अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आ गया यूपी से निकल के, कैसा लगा उनको? जब आपके बारे में कोई झूठी इन्फॉर्मेशन के आधार पे सरकारी डॉक्यूमेंट बना दे, कैसा लगता है आपको? तो मुख्यमंत्री जी को वो दर्द महसूस करना चाहिए और समझना चाहिए कि इन गरीबों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसी राशन कार्ड के आधार पे जी रहे हैं, यहीं से इनको अनाज मिलता है, यहीं से रोजी रोटी चल रही है। तो एडीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में जाके देख लीजिए, लाइनें लगी पड़ी हैं। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सबकी आय दिखा दी, किसी की 2 महीने के बच्चे की 2 लाख रुपए आय दिखा दी, 3 महीने के बच्चे की 5 लाख रुपए आय दिखा दी। इस तरीके की त्रुटियाँ हैं, उन ये मुझे लगता है सुनियोजित सा नज़र आता है जब हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जब आप ठीक कराने जा रहे हैं इन त्रुटियों को, तो 800 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक की रिश्वत मांगी जा रही है उन दफ्तरों में। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा सरकार की कई नीतियों का विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ मंत्री संदीप सिंह को लेकर के भी उन्होंने विरोध का ऐलान किया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सब पीपीपी को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी त्रुटियां ठीक कराई जा रही हैं, एडीसीज की ड्यूटी लगाई है, लगातार बैठकें जो हैं इसको लेकर के की जा रही हैं, और उनका ये कहना है कि एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसके बाद किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं तो पहले वो त्रुटियां ठीक कराएं ना, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, इसके आधार पे कोई निर्णय लेने से पहले वो त्रुटियां ठीक कराएं। मैं तो अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आ गया यूपी से निकल के, कैसा लगा उनको? जब आपके बारे में कोई झूठी इन्फॉर्मेशन के आधार पे सरकारी डॉक्यूमेंट बना दे, कैसा लगता है आपको? तो मुख्यमंत्री जी को वो दर्द महसूस करना चाहिए और समझना चाहिए कि इन गरीबों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसी राशन कार्ड के आधार पे जी रहे हैं, यहीं से इनको अनाज मिलता है, यहीं से रोजी रोटी चल रही है। ये बुढ़ापा पेंशन इतने लोगों की काट दी परिवार आय के आधार पे, क्या तर्क है इस बात का? परिवार की आय से क्या संबंध है बुढ़ापा पेंशन का? अगर बच्चे देख रेख कर रहे होते और बच्चे अगर सारे संभाल रहे होते बुजुर्गों को, तो फिर बुढ़ापा पेंशन का कॉन्सेप्ट ही क्यों आता? ज़रूरत क्या थी उसकी? वो कॉन्सेप्ट इसलिए था ताकि बुजुर्ग स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ रह सके, उनको बेसिक एक अमाउंट मिल सके। वो अमाउंट आपने काट दिया इस आधार पर कि उनका बच्चा कहीं बाहर बैठ के पैसे कमा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अतार्किक, बिना सोची समझी नीतियां हैं, इनका विरोध होना चाहिए। और आज आप एडीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में जाके देख लीजिए, लाइनें लगी पड़ी हैं। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सबकी आय दिखा दी, किसी की 2 महीने के बच्चे की 2 लाख रुपए आय दिखा दी, 3 महीने के बच्चे की 5 लाख रुपए आय दिखा दी। इस तरीके की त्रुटियां हैं, उन ये मुझे लगता है सुनियोजित सा नज़र आता है जब हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जब आप ठीक कराने जा रहे हैं इन त्रुटियों को, तो 800 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक की रिश्वत मांगी जा रही है उन दफ्तरों में। तो ये एक सुनियोजित सा तरीका। कोई तथ्य है आपके पास इस तरीके का, या फिर आप आरोप लगा रहे हैं? लोग बता रहे हैं, जो उन दफ्तरों में जा करके खड़े हैं, लोग बता रहे हैं। और क्यों मांगी जा रही है रिश्वत, मैं बताता हूं। अगर इनके इस पीपीपी के आधार पे सरकार प्रेशर नहीं बनाती, कोई फैसले नहीं लेती अभी, तो फिर ये रिश्वत नहीं मांगी जा सकती थी। लोग अप्लाई करते, बोलते जितना समय लगेगा कर लीजिए। अब लोगों की गर्दन पे आपने पैर रख दिया, आपने कह दिया कि इसके आधार पे पेंशन कट जाएगी, इसके आधार पे राशन कार्ड काट दिया आपने, तो इसका मतलब लोगों ने तुरंत ठीक नहीं कराया तो उनकी रोजी रोटी पे आफत आ जाएगी। तो इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों बीपीएल कार्ड के लिए भी इसी को आधार, बिल्कुल इसी को आधार बनाया गया है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक इसकी त्रुटियां ठीक नहीं होती, इसको आपको किसी भी योजना में, आप सीईटी का एग्जाम है उसमें आप देख लीजिए, इसको आधार बना दिया गया। परिवार पहचान पत्र में अगर आए 180 से ऊपर है तो आप वैलिड नहीं है उसके लिए, 5% मार्क्स के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब आधार नहीं बनाए जाने चाहिए। लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब क्या करें, या तो हम पैसे दे दें, या फिर हमारा बीपीएल कट जाएगा, या फिर हमें पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, फिर तो पता नहीं कब चालू होगी। तो आप, सरकार ने ये सुनियोजित तरीके से सुनिश्चित किया है कि लोगों को रिश्वत देनी पड़े। अगर वो आज के दिन योजनाओं में इस पीपीपी को लागू नहीं करेंगे तो फिर लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो अप्लाई करेंगे, त्रुटियां आप ठीक कीजिए, 6 महीने में हो, साल में हो, जब त्रुटियां ठीक हो जाएं आप लागू कीजिए योजनाओं में। मुद्दा एक और भी है, जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसके अंदर हरियाणा जो है वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित राज्य बताया गया है। कैसा लगता है आपको जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं? नहीं देखिए, मुझे तो थोड़ा सा ये शर्म महसूस होती है कि हम लोगों ने ऐसी सरकार चुन ली हरियाणा में जिसको हरियाणा के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पहले जब बेरोज़गारी के आंकड़े आते थे, नंबर 1 आता था हरियाणा बेरोज़गारी में, तो सीएम साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके ये बोला कि ये एजेंसी फर्जी है। कांग्रेस ही कहा था उस एजेंसी। हाँ, मतलब बोले कि ये किसी नेता की एजेंसी है, फर्जी है। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ कि ये केंद्र सरकार के आंकड़े आए हैं कि सबसे असुरक्षित राज्य अगर कोई है तो वो हरियाणा है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी ऑन रिकॉर्ड आके ये कहेंगे कि मोदी सरकार फर्जी है?
क्या वो आके कैमरे पे ये बोलेंगे आज कि मोदी सरकार फर्जी है, हमारे खिलाफ ऐसे आंकड़े निकालती है? सच को स्वीकार करना चाहिए, उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध 27% बढ़े हैं। इसमें दिल्ली का भी नंबर है। मैं बता रहा हूँ, वही बताता हूँ। महिलाओं के खिलाफ अपराध हरियाणा में 27% बढ़े हैं। क्यों बढ़ते हैं 27% अपराध महिलाओं के खिलाफ? क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना के बिठाया हुआ है जो हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी है, जिसके ऊपर एक ऐसी हरियाणा की बेटी ने जिसने कीर्ति कमाई हरियाणा के लिए, उसने आरोप लगाया है कि इसने अपने पद। हम आएंगे, लेकिन उसमें दिल्ली का भी नाम है। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? बताता हूँ, दिल्ली का नाम है। दिल्ली के बारे में हम लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं कि वहाँ पर केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर आती है दिल्ली की पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। हम लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं। उनको ये तो फुर्सत है कि एलजी साहब हमारी सरकार के काम में रोड़े अटकाएं। एलजी साहब को एक बार ये फुर्सत नहीं है कि वो सारे थानों में विजिट करके आ जाएं। तो हम तो लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार का कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। ये चाहते हैं लोग इसी तरीके से लड़ते रहें, लोगों के खिलाफ अपराध होते रहें, लोग बर्बाद होते रहें। इनको बस अपने महलों से कोई ना हटाए, इनको अपने राजपाट से कोई ना हटाए। मंत्री संदीप सिंह के विरोध को लेकर के आपने 3 दिन जो हैं वो निर्धारित किए हैं, 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख। आखिर इतने समय बाद अब एकदम से आप बाहर निकल कर सड़कों पर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो लगातार इस मुद्दे पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप विडंबना देखिए कि इनके अध्यक्ष बीजेपी के ये कहते हैं कि कार्यकारिणी में शामिल नहीं होंगे। उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को ये अपनी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं बिठा सकते, जिसको वहाँ बिठाने लायक नहीं समझते, उसको हमारे सिर पे बिठा रखा है, मंत्री बना रखा है हरियाणा के अंदर। जिस व्यक्ति को ये हरियाणा की बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसको हरियाणा ओलंपिक संघ क्यों बर्दाश्त करे अध्यक्ष के तौर पे? हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास कराने के लिए कि ये मुद्दा ना शांत हुआ है ना होगा। हम महिलाओं की, हरियाणा की बेटियों की अस्मिता के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरीके से प्रदर्शन करें। गृह मंत्री जी आ रहे हैं दोबारा से। पहले गोहाना में आना था उनको, हमने तब भी ये कहा था किसी कीमत पे हरियाणा के लोग आपका स्वागत नहीं करेंगे अगर आप हरियाणा की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को मंत्री पद से नहीं हटाते। फिर आ रहे हैं, फिर हम चेता रहे हैं। चेतावनी मार्च होगा, सबसे पहले घेराव होगा प्रदेश कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी के कल यानी 11 तारीख को। उसके बाद एक चेतावनी दी जाएगी विरोध के रूप में। हम 14 तारीख को, चूंकि गृह मंत्री जी आ रहे हैं करनाल में, हम 13 तारीख को उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको फिर चेता रहे हैं कि आप आने से पहले सद्बुद्धि दिखाइए, अपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए, उनको हटवाइए। नहीं मानेंगे तो उनका यहाँ स्वागत नहीं होगा 14 तारीख को भी, और 15 तारीख को चंडीगढ़ में भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। हम महाविरोध प्रदर्शन किया जाएगा चंडीगढ़ में भी। हाँ, ये तमाम चीज़ें आपने कही। इसके अलावा अगर आप सरकार बनाने की बात करें, क्योंकि आप लगातार जब ये मुद्दों को लेकर के उतर रहे हैं, पीपीपी का मुद्दा हुआ या फिर सरकार के अन्य दूसरे मुद्दे हुए, संदीप सिंह को लेकर के आप बेटियों की आवाज़ कहीं ना कहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगठन जो है वो आपने भंग कर दिया है। कब तक ये संगठन बनेगा? आप गुजरात के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी चुनाव लड़ करके आए हैं, तो एक रिपोर्ट कार्ड आपके साथ ज़रूर चल रहा है हालिया के चुनाव को लेकर के। हरियाणा के अंदर भी कई चुनाव हुए हैं, उसके अंदर भी कहीं परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि शानदार रिपोर्ट कार्ड चल रहा है हमारे साथ। पहले नगर निकाय के चुनाव हुए, हम बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थे। उसके बाद जिला पार्षद के चुनाव हुए, हम बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थे। आपको पता है इन सब चुनावों में सरकार का, सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग होता है। उसके बावजूद लोगों ने विश्वास जताया हम पे। आप अंबाला में हमारा चेयरमैन बनना था, आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने बिना केस, बिना एफआईआर ज़बरदस्ती उसको एक दिन पहले उठा ले गई। यानी डर रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी के आने से, और इस तरीके से डर रही है कि आज के दिन में आप कुल मिला के अगर देखें तो 3 नगर निगम के चुनाव और 10 से लेकर 18 नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो पेंडिंग रखे हुए हैं। सरकार ने अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं डर के मारे कि जितने चुनाव में ये जाएंगे इनका स्तर लगातार गिरता जाएगा। आज से लेकर 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव है, तब तक आप देख लीजिए। और आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस दिखेगी या यहाँ भी इन्फ्लुएंस दिखेगा जो अभी चुनाव लंबित है उनकी बात? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का संगठन, तो हमारी ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि हम संगठन पहले पूरा भंग करते हैं, किसी तरीके का कोई बायस ना रहे, और ज़मीन से जुड़ा हुआ संगठन उसके बाद तैयार करते हैं। हमारा संगठन पैरेलल नहीं चलेगा इस तरीके से कि बड़े बड़े पदाधिकारी नियुक्त कर दिए, ज़मीन पे नहीं है। हम डीप रूटेड संगठन बना रहे हैं। गाँव-गाँव में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी होंगे और उसके बाद एक एक मुद्दा आंदोलन के तौर पर उठाया जाएगा। एक
एक मुद्दा बीजेपी को एहसास कराया जाएगा कि आपने कितनी नाइंसाफ़ी लोगों के साथ अपने राज में की है, और लोगों को भी ये बताएंगे कि आपकी आवाज़ उठाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर अब एक आवाज़ आम आदमी पार्टी बन गई। और अब हमारे साथ एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊं, आप गुजरात की हमेशा बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले का इंसाफ देख लीजिए, इशारा समझ लीजिए। हम कहीं और से भी नेशनल पार्टी बन के निकल सकते थे। पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं हम बहुत सारे, लेकिन ऊपर वाले का इशारा समझिए, हम नेशनल पार्टी वहाँ से बन के निकले जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहती है अपने आप को, उसके सबसे बड़े नेता के घर से नेशनल पार्टी बन के निकले। ऊपर वाला बता रहा है कि वक्त आ गया आम आदमी पार्टी का, और पूरे देश में सरकार आएगी, हरियाणा में भी आएगी। ठीक है, आप विरोधी पार्टियां, विरोध करना बनता भी है। संगठन आप बना ही देंगे 1 महीने के अंदर, तो मुख्यमंत्री कौन होगा आपकी तरफ से, उस चेहरे को भी प्रोजेक्ट कर दीजिए। देखिए, हम कोई बीजेपी की तरह कहीं से भी ऊपर से डेप्यूट थोड़ी कर देते हैं मुख्यमंत्री। कौन जानता था कि मनोहर लाल खट्टर जी को बना दिया जाएगा, जिसकी ना लोगों के साथ संवेदना है, ना जो लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सीधे ऊपर से डेप्यूट कर दिया जाएगा इनको। हम तो लोगों से पूछते हैं। हम हरियाणा के लोग, जैसे पंजाब के लोगों से हमने पूछा, भाई किसको चाहते हैं आम आदमी पार्टी में, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार हमारा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जी होने चाहिए, तो हमने भगवंत मान जी को उम्मीदवार बना दिया। इसी तरीके से हमने गुजरात में पूछा कौन होना चाहिए, भाई जिसको कहा हमारा जो पॉपुलर लीडर लोगों के बीच में लोकप्रिय रहा, हमने उसको बना दिया। हरियाणा में भी लोगों से पूछेंगे, लोगों की आवाज़ जो होगी उसको हम मुख्यमंत्री के तौर पे आगे लेकर के आएंगे। हमारा मकसद मुख्यमंत्री या मंत्री बनाना या बनना नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था को परिवर्तित करना है, पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को उन मूलभूत सुविधाओं को देना है जिनसे उनको 75 साल से महरूम रखा गया। मॉडल कौन सा दिखाएंगे, गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल? देखिए, दिल्ली मॉडल, माफ़ी चाहेंगे, पंजाब मॉडल दिखाएंगे या फिर आप दिल्ली का मॉडल? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक खासियत है कि हम जहां जिस प्रदेश में हमारी सरकार आएगी हम एक मॉडल बन जाएंगे। हमने दिल्ली में हमारी सरकार आई, हम एक मॉडल बन गए, उसका जिक्र हुआ पूरे देश में। अब पंजाब के अंदर हमारी सरकार आई है, 500 गाँव में हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं, वहाँ 50 लाख लोग फ्री बिजली का फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ पर शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। जब महिलाओं वाली योजना जो बहुत जल्द लागू होने वाली है, जब हर बालिग महिला को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा सम्मान राशि के रूप में, तो वो भी एक मॉडल बनेगा पूरे देश में। तो हम दिल्ली मॉडल भी, पंजाब मॉडल भी, दोनों के बीच में पड़ता है हरियाणा, दोनों का इन्फ्लुएंस है। हरियाणा के लोग खुद देख सकते हैं कौन सा मॉडल उनको पसंद आता है, किसके आधार पर हमको वोट करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अनुराग डांडा हमारे साथ सीधे तौर पर तमाम वो मुद्दे जिन्हें वो आगे आने वाले समय में उठाने वाले हैं उसको लेकर के जहां जानकारी दी है, तो वहीं मंत्री संदीप सिंह को लेकर के उसकी बर्खास्तगी जो है वो होनी चाहिए, इस मांग को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन को लेकर के ऐलान किया है। अब ये देखना है इसको लेकर के क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।